नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, पर्सनली मैसेज भी आ रहे थे कि सर जल्दी ही सेमेस्टर्स 3rd, 5th और फर्स्ट की क्लासेस स्टार्ट कीजिए। तो इस कड़ी में आज अपनी पहली क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो माइनर पेपर है सेमेस्टर 3rd का, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के माइनर पेपर को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और ये इस पेपर की वन शॉट क्लास होगी। मीन्स कि एक ही क्लास में हम पूरे पेपर को, पूरे सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले देख लेते हैं इसके सिलेबस को। सिलेबस बहुत आसान सा सिलेबस है। जिन भी स्टूडेंट के सेमेस्टर 3rd में सोशियोलॉजी की सोशियोलॉजी एज ए माइनर है, उनके लिए ये क्लास रहने वाली है। सिंपल सा सिलेबस है। पहली यूनिट में हम इंडियन सोसाइटी को यानी कि हिंदुइज़्म को, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, आश्रम इनको डिस्कस करेंगे। सेकंड में हम फैमिली और किनशिप को हम डिस्कस करेंगे, तलाक क्या है, निकाह क्या है, इन सब को हम देखेंगे। थर्ड यूनिट में हम एससी, एसटी, ओबीसी इन कास्ट के बारे में हम जानेंगे और फोर्थ में हम जानेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो बहुत छोटा-सा इसका सिलेबस है, तो हम बिना समय वेस्ट किए कर लेते हैं शुरुआत। बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन सोसाइटी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी दोस्तों हमने स्कूल में खूब ये सुना है कि भारत विविधता वाला देश है और विविधता के होते हुए भी भारत में क्या है, एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में हर एक 10 कोस में, यानी हमें ये सुनने को आता है कि 10 कोस में यानी कि तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर बाद भारत में भाषाएं बदल जाती है, पानी का स्वाद बदल जाता है, पहनावा चेंज होने लगता है, बोली बदलने लगती है। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भारत क्या है, विविधता वाला देश है और विविधता में एकता रखने वाला देश है। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी भारत को विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। पीपल डिफर इन लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, रीजन, फूड, ड्रेस, कल्चर। यहाँ के लोग भाषा के मामले में, धर्म के मामले में, जाति के मामले में, अपने एरिया के मामले में, भोजन, पहनावा और संस्कृति में अलग होते हुए भी साथ रहते हैं, यानी बट स्टिल लिव टुगेदर पीसफुली, और बहुत ही शांति से एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दूसरे के धर्मों की, एक दूसरे के पहनावे की, एक दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट करते हैं। इसलिए भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट आइडेंटिटीज, बट यूनिटी रिफ्लेक्ट्स शेयर्ड वैल्यूज लाइक टॉलरेंस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। यानी विविधता अलग अलग पहचान दिखाती है। जैसे इस इमेज में हम देखते हैं कि हमें साउथ का भी दिखता है, हमें नॉर्थ इंडिया का भी कल्चर दिखता है, हमें पंजाबी कल्चर दिखता है, हमें मुस्लिम कल्चर दिखता है, हमें सिख कल्चर दिखता है। इतना सब यानी कि विविधता यहाँ की अलग-अलग पहचान दिखाती है, जबकि एकता बताती है कि एक दूसरे के साथ हमने अपने वैल्यूज को शेयर किया है। सहनशीलता, सम्मान और स्वीकार्यता को क्या करती है, दर्शाती है। सो इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी कंट्री, यानी कि इंडिया भारत विविधता में एकता वाला देश है। मेजर फैक्टर्स प्रमोटिंग यूनिटी, यानी एकता के प्रमुख आधार क्या-क्या है? जियोग्राफिकल यूनिटी यानी कि भौगोलिक एकता है, पॉलिटिकल यूनिटी यानी राजनीतिक एकता दिखाई दे पड़ती है, कल्चरल यूनिटी हमारे फेस्टिवल्स, हमारे ट्रेडिशंस वो हमारी सांस्कृतिक एकता को दिखाते हैं, और इमोशनल यूनिटी यानी कि हमारे भावनात्मक एकता को दर्शाते हैं। अगला है कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में निरंतरता और परिवर्तन, यानी कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो कितनी अपने आप को चेंज किया है उसने, और कितनी उसने बातों को, यानी कि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनको कितना उसने कंटिन्यू किया है। बात करते हैं इंडियन सोसाइटी शोज बोथ कंटिन्यूटी ट्रेडिशन, इंडियन सोसाइटी शोज बोथ कंटिन्यूटी एंड चेंज, यानी कि इंडिया की जो सोसाइटी है, यानी जो भारतीय समाज है, उसमें निरंतरता भी हमें दिखाई पड़ती है और साथ ही में मॉडर्न इन्फ्लुएंस भी उसमें दिखाई पड़ते हैं, यानी कि हमारे ट्रेडिशंस भी हमें उसमें देखने को मिलते हैं और साथ ही में हमारे सोसाइटी में हमें मॉडर्निज्म यानी आधुनिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। कंटिन्यूटी के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आज भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। हमारे कास्ट के ट्रेडिशंस, हमारे रिचुअल, हमारे फेस्टिवल्स, यानी संयुक्त परिवार प्रथा, जातीय परंपराएं, रीति रिवाज, त्योहार, ये पहले भी थे, ये आज भी है। दैट मीन्स इंडियन सोसाइटी में क्या दिखाई पड़ता है,
कंटिन्यूटी दिखाई पड़ती है। साथ ही में चेंजेस के एग्जाम्पल की बात करें तो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण हुआ है, मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण हुआ है, वीमेन एम्पावरमेंट यानी महिला का सशक्तिकरण हुआ है, एजुकेशन का स्प्रेड हुआ है, टेक्नोलॉजी में हमने कई सारी तरक्की की है। तो ये बताता है कि हमारी सोसाइटी में चेंज भी होते हैं, यानी हमारी सोसाइटी कंटिन्यू भी चल रही है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे रिचुअल, हमारे ट्रेडिशंस हमें दिखाई पड़ते हैं। साथ ही में हम मॉडर्निज़्म यानी कि अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजिकल मामले में हम अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारी कंटिन्यूटी भी है और हमारी सोसाइटी में चेंजेस भी है। कंटिन्यूटी एंड चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में निरंतरता और परिवर्तन। तो चेंजेस अकर्स थ्रू यानी परिवर्तन आने के प्रमुख कारण क्या है? कंटिन्यूटी का तो मतलब समझ में आ रहा है, जो चीज़ें हैं वो हम कंटिन्यू एडॉप्ट करते हुए उनको चल रहे हैं। लेकिन परिवर्तन आने के क्या कारण हैं? तो पहला है वेस्टर्नाइज़ेशन यानी पश्चिमीकरण होना, यानी पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाना, ये हो गया वेस्टर्नाइज़ेशन। संस्कृतिज़ेशन यानी हमारी अपनी संस्कृति को अपनाना, यानी कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को अगर फ़ॉलो करती है, उसकी संस्कृति को, उसके कल्चर को एडॉप्ट करती है, तो वो होता है संस्कृतिज़ेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण होना। पहले हम ज़्यादा मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, अब हम इंडस्ट्रीज़ की ओर जा रहे हैं, तो जगह-जगह कल कारखाने खुलना, फैक्ट्रीज़ खुलना, ये होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर भी बढ़ना चेंज का एक कारण है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, अब विश्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण का मतलब हुआ एक देश से दूसरे देश में इस तरीके से सामान का या व्यक्ति का या फिर यूँ कहें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आवागमन हो, बिना कोई रोक-टोक के, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइज़ेशन। यानी कि एक स्टेट या एक कंट्री की इकोनॉमी को रेस्ट वर्ल्ड के साथ क्या कर देना, कनेक्ट करना, दैट इज़ ग्लोबलाइज़ेशन। तो ये वो कारण है जिससे सोसाइटी में क्या आते हैं, चेंजेज़ आते हैं। बेसिक टेनेट्स ऑफ हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आएगा। और क्वेश्चन की आप ज़्यादा फिक्र ना करें, हम वन शॉट क्लास के बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी एक सेग्रीगेशन में क्लास अपलोड करेंगे। बेसिक टेनेट्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म इज नॉट ए सिंगल रिजिड रिलीजन बट ए कलेक्शन ऑफ डाइवर्स बिलीफ्स, फिलोसॉफीज एंड ट्रेडिशंस। हिंदू धर्म कोई एक कठोर धर्म नहीं है कि आपको ये ही करना पड़ेगा, बल्कि हिंदू धर्म में कई सारी मान्यताएं, परंपराएं और दर्शन का क्या है, एक समूह है। यानी कि इसमें कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारी परंपराएं हैं और कई तरीके के दर्शन इसमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, कठोर धर्म नहीं है। इट्स कोर आइडियाज गाइड द मोरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके अगर मूल सिद्धांत की बात करें तो ये व्यक्ति के नैतिकता की ओर और आध्यात्मिक जीवन को दिशा देने का काम करना, इसका क्या है, एक मूल सिद्धांत है। यानी कि आप चाहे कोई भी मान्यताओं में जाए, कोई किसी भी तरह की परंपरा की बात करें, हिंदू धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि व्यक्ति का जीवन नैतिकता से हो और साथ ही में वह अपनी लाइफ को क्या दे, एक आध्यात्मिक दिशा दे या आध्यात्मिकता की ओर उसकी लाइफ जाए। ये इसका मूल सिद्धांत है। में हम बात करें तो मुख्य सिद्धांतों में धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति के कई सारे मार्ग होना, ये इसके क्या है, मेजर टेनेट्स है, मेजर मुख्य सिद्धांत है कि एक हिंदुइज्म में या हिंदू दर्शन में ये सब हम देखते हैं। पहली बात करें धर्म, धर्म क्या है, मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य। धर्म मीन्स राइचियस लिविंग एंड फुलफिलिंग ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू वंस रोल इन सोसाइटी। धर्म का मतलब है कि सही तरीके से जीना और समाज में अपनी भूमिका के अनुसार काम करना। यानी समाज में, सोसाइटी में अपना जो रोल है, उस रोल के अकॉर्डिंग नैतिक मार्ग पे या अपने सही जो ड्यूटीज़ समाज ने हमारी अलॉट की है, उन ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग यदि हम हमारे काम का एग्जीक्यूशन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं धर्म। इट एंश्योर्स सोशल ऑर्डर एंड पर्सनल डिसिप्लिन। यह सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत अनुशासन सुनिश्चित करता है। यानी कि धर्म का मतलब है कि एक समाज में व्यवस्था बनी रहे और एक व्यक्ति की जो मर्यादाएं उसमें परिभाषित है, उन मर्यादाओं में रहकर वह कार्य करे, तो व्यक्तिगत अनुशासन भी क्या होता है, इससे सुनिश्चित होता है। धर्म डिफर्स अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, प्रोफेशन एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। धर्म उम्र के हिसाब से,
लिंग के हिसाब से पेशे और सामाजिक जिम्मेदारियों के अनुसार अलग-अलग तरीके से होता है। यानी कि हर एक अलग एज का, जेंडर का, प्रोफेशन का या जिसको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उन सब के लिए धर्म क्या है, अलग-अलग है। लेकिन धर्म का जो मेन काम है वो यही है कि नैतिक कर्तव्यों का क्या करना, वहन करना या नैतिक जिम्मेदारियों को उठाना। सेकंड है कर्म, लॉ ऑफ एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कर्म का मतलब हुआ कर्म और परिणाम। यानी हमने ये बात खूब पढ़ी है कि कर भला तो हो भला। यानी आप भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। यानी कि कर्म आपका लौट कर आता है। तो हिंदू धर्म इसमें बिलीव करता है। कर्म मीन्स एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कर्म का मतलब हुआ कि हर काम का नतीजा होता है। अच्छे काम का नतीजा अच्छा होगा और बुरे काम का बुरा होगा। Good actions bring positive results, wrong actions bring suffering either in this life or future lives। अच्छे काम के अच्छे नतीजे लाते हैं जबकि गलत काम इस जन्म या आने वाले जन्मों में दुख लाते हैं। कई बार हम ये बोलते हैं ना, सुनाई भी देता है, कहीं से सुनते भी है कि पता नहीं किस जन्म का पाप है जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। यानी कि पुराने कर्मों की सजा हम बोलते हैं ना, पिछले जन्मों की सजा है, पिछले कर्मों की सजा है। तो हिंदू धर्म इसमें बिलीव करता है। कर्म डिटरमाइन्स द क्वालिटी ऑफ नेक्स्ट बर्थ। कर्म अगले जन्म की क्वालिटी तय करता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अगले जन्म की कैसी क्वालिटी होगी, वो इससे ही आपकी क्या होती है, तय होती है। अगला है रीबर्थ यानी रेनकार्नेशन यानी पुनर्जन्म। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में क्या करता है, विश्वास करता है। हिंदुइज्म बिलीव्स दैट द सोल इज एटर्नल। यानी हिंदू धर्म मानता है कि आत्मा हमेशा बनी रहती है। यानी आत्मा क्या है, शाश्वत है, हमेशा बनी रहती है। हमारी मौत पे हम मौत सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा उससे निकलकर दूसरे शरीर में क्या करती है, प्रवेश करती है। उसको बोलते हैं पुनर्जन्म। आफ्टर डेथ द सोल टेक्स ए न्यू बॉडी डिपेंडिंग ऑन पास्ट कर्मा। मौत के बाद आत्मा पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर या पिछले कर्मों के आधार पर नया शरीर क्या करती है, प्राप्त करती है। दिस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रीबर्थ इज कॉल्ड संसार। संसार का मतलब होता है जन्म लेना, मौत हो जाना और पुनः जन्म लेना। इस चक्कर को संसार चक्र कहते हैं या इस चक्र का नाम ही क्या है, संसार है। तो हिंदू धर्म एक चीज में और बिलीव करता है, दैट इज मोक्ष यानी लिबरेशन। मोक्ष का मतलब हुआ आपका बर्थ हुआ, आपकी डेथ हुई और आपका रीबर्थ हुआ। तो जब आप रीबर्थ को हटा देते हो, यानी कि जब आप अपने कर्म या मेडिटेशन या यूँ कहे सही ज्ञान और भक्ति से रीबर्थ से क्या पा जाते हो, छुटकारा पाते हो, तो आपकी क्या हो जाती है, मोक्ष हो जाती है। और आप किसमें किसको प्राप्त हो जाते हो, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हो। इसको बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष इज फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। यानी मोक्ष जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर से क्या है, आज़ादी है। अचीव्ड थ्रू नॉलेज यानी ज्ञान, मेडिटेशन यानी ध्यान, एंड डिवोशन यानी भक्ति, एंड राइचियस एक्शन यानी कर्म योग। मोक्ष को हम ज्ञान से, ध्यान से, भक्ति और कर्म योग से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल गोल ऑफ द लाइफ। इसे जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य माना भी जाता है। यानी कि लोग कहते हैं अच्छे काम करो ताकि हमें मोक्ष मिले। तो मोक्ष लाइफ का एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल गोल है। यानी कि हम, हमारी आत्मा जन्म और पुनर्जन्म से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, उसको बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति होना। फिर है एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल पाथ्स यानी कई रास्तों को मानना है। यानी हमें अगर भगवान तक पहुंचना है या यूँ कहे परमात्मा को प्राप्त करना है, तो हिंदू दर्शन या हिंदू धर्म उसके लिए कई तरीके के रास्ते या कई तरीके की मेथड्स उसमें बताए जाते हैं, या यूँ कहे कई तरीके के रास्तों का होना उसमें क्या है, स्वीकार्य है। हिंदुइज्म accepts that different individuals may follow different paths to reach God। हिंदू धर्म मानता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग रास्ते अपना सकते हैं। नो सिंगल रिलीजियस पाथ इज कंसिडर्ड द ओनली वे। यानी केवल किसी एक धार्मिक रास्ते को ही एकमात्र रास्ता नहीं माना जाता है। यानी ये नहीं कि आप शिव जी पर सुबह सुबह जल चढ़ाइए, बस यही मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है, नहीं। सबकी अलग अलग क्या है, मान्यताएं हैं, सबकी अपनी अपनी रास्ते या यूँ कहे अलग अलग धार्मिक गतिविधियां हैं जिससे हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रमोट्स टॉलरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ वर्शिप। यह सहनशीलता,
लचीलेपन और पूजा में अलग-अलग तरह के तरीकों को क्या देता है, बढ़ावा देता है। तो हिंदू धर्म मानता है धर्म को, कर्म को, मोक्ष को और कई रास्तों का होना, ये स और पुनर्जन्म का होना, ये हिंदू धर्म के क्या है, मुख्य सिद्धांत है। अब बात करते हैं पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ आर दी 4 फंडामेंटल गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी। यानी पुरुषार्थ मानव जीवन के 4 लक्ष्यों को बाँटता है। यानी कि हिंदू फिलॉसफी की बात करें तो हिंदू फिलॉसफी में एक मानव की लाइफ के क्या लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पुरुषार्थ। दे एम टू बैलेंस मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो कि मानव के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाने का काम करते हैं। वो 4 क्या है? कर्म, धर्म, अर्थ और मोक्ष। मोक्ष हिंदू धर्म के अनुसार एक मनुष्य की लाइफ का क्या है, अल्टीमेट और हाईएस्ट टारगेट है, जो कि प्राइमरी गोल माना जाता है। यानी कि प्राथमिक कार्य है मोक्ष को प्राप्त करना। तो हमारे जो काम है वो हमारे, यानी कि जो हमारे कर्म है वो हमारे धर्म के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और अर्थ होता है हम बिना मतलब यूँ कहे तो अ, अब इसको ये बोलते हैं अपन कि बिना हम किसी को वायलेट किए, यानी बिना हम किसी को दुःख पहुँचाए हुए अपनी जीविका का अर्न करना, उसको क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। तो हम इन एक-एक को समझ लेते हैं। पहला है धर्म यानी राइचियस ड्यूटी, यानी धर्म का मतलब होता है, धर्म को यदि परिभाषित करना है तो नैतिक कार्य यानी सही काम। फॉर्म्स द एथिकल फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्शन, यानी सभी कामों की नैतिक नींव कौन बनाता है? धर्म बनाता है। यानी काम क्या हो, मोरल हो, आपके एथिकल हो आपके काम में, उसको हम बोलते हैं धर्म। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर लिविंग जस्ट एंड मीनिंगफुल लाइफ, एक सही और मतलब वाली जिंदगी जीने का गाइड करने वाला सिद्धांत क्या है? धर्म है। एंश्योर्स हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, इंसान और समाज के बीच तालमेल पक्का करता है कौन? धर्म। सेकंड है अर्थ यानी वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। अर्थ का मतलब हुआ धन और खुशहाली। रेफर्स टू अर्निंग लाइवलीहुड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। का मतलब हुआ कि रोजी-रोटी कमाना, फाइनेंशियल तौर पे स्थिरता होना और जीवन में आर्थिक तरक्की करना। लेकिन encourages honest earning, hard work and responsible management of resources। हमें ये धन और रोजी-रोटी कमानी है लेकिन ईमानदारी से कमाई करनी है, कड़ी मेहनत करनी है और रिसोर्सेज का जिम्मेदारी से प्रबंधन करने को बढ़ावा देता है कौन? अर्थ। अर्थ शुड बी परस्यूड विदाउट वायलेटिंग धर्म, धर्म का उल्लंघन किए बिना अर्थ का पीछा करना चाहिए। यानी कि धर्म मेन चीज है पुरुषार्थों में कि आपके सारे कार्य धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कहीं भी धर्म का क्या नहीं होना चाहिए, उल्लंघन या वायलेशन नहीं होना चाहिए। धर्म के रास्ते पर चलकर ही आपको आर्थिक जीविका भी अर्न करनी है। थर्ड आता है कर्म, यानी सॉरी कर्म नहीं, काम। काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। काम का मतलब है डिजायर्स एंड प्लेजर्स, यानी इच्छाएं और सुख, यानी जीवन में आरामदायक और भावनात्मक या शारीरिक सुखों की बात करता है काम। रेफर्स टू फिजिकल, इमोशनल एंड एस्थेटिक प्लेजर्स। इसका मतलब है शारीरिक, भावनात्मक और खूबसूरती से जुड़े हुए सुख की ओर जाना। इंक्लूड्स फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप्स, आर्ट, म्यूजिक एंड पर्सनल इंजॉयमेंट। इसमें पारिवारिक जीवन, रिश्ते, कला, संगीत और निजी आनंद आदि शामिल होते हैं। काम शुड ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाई धर्म टू अवॉइड एक्सेस, यानी ज़्यादा काम से बचने के लिए भी धर्म को काम में लिया जाता है। यानी कि धर्म इसलिए ज़रूरी है ताकि आप काम को ज़्यादा से, यानी काम से बचो, यानी कि कंट्रोल में रहकर, एक संयम में रहकर, कर्म या संयम में रहकर आप काम को भोगो। फिर आता है मोक्ष, स्पिरिचुअल लिबरेशन, यानी आध्यात्मिक मुक्ति। फाइनल गोल रिप्रेजेंटिंग फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली अटैचमेंट्स, यानी आखिरी लक्ष्य या यूँ कहे अल्टीमेट लक्ष्य, जो कि सांसारिक मोह माया से आज़ादी दिखाता है या आज़ादी का होना बताता है। अचीव्ड थ्रू स्पिरिचुअल विजडम एंड सेल्फ रियलाइजेशन, इसे आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार से हासिल किया जा सकता है या किया जाता है। कंसिडर्ड द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ, इसे जीवन का आखिरी उद्देश्य माना जाता है।
अब बात करते हैं हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था की, यानी वर्ण व्यवस्था क्या है? द वर्ण सिस्टम ओरिजिनली क्लासिफाइड पीपल बेस्ड ऑन क्वालिटीज एंड वर्क, नॉट बर्थ। यानी शुरुआत में वर्ण व्यवस्था लोगों के जन्म के आधार पर नहीं थी, बल्कि उनके गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया था। लेकिन लेटर इट बिकम हेरिडिटरी, यानी ये बाद में वंशानुगत हो गया। यानी कि इसमें पहले ये था कि जो पूजा पाठ करता है वो क्या है? ब्राह्मण है। जो बिज़नेस करता है वो वैश्य है। जो समाज के लिए लड़ता है, समाज को बचाता है, समाज को प्रोटेक्शन देता है, वो क्षत्रिय है। और जो नौकरी और यूँ कहें नौकरी का काम करता है वो क्या है? शूद्र है। ऐसे करके पहले उनके कर्म कैसे हैं, उन कर्म के अकॉर्डिंग उनके वर्ण थे, बट बाद में ये क्या बन गया? वंशानुगत। कैसे? ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो क्या बन गया? ब्राह्मण। वैश्य के घर में पैदा हुआ तो क्या बन गया? वैश्य। क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ तो क्षत्रिय। तो ये बाद में वंशानुगत हो गया। तो हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं। पहला है ब्राह्मण, प्रीसिस्ट, टीचर्स, स्कॉलर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉलेज एंड रिचुअल्स, यानी पुजारी का होना, टीचर, विद्वान, ज्ञान और रीति रिवाजों के लिए जो जिम्मेदार है वो ब्राह्मण है, या ऐसे कार्य करने वाले क्या है? ब्राह्मण है। क्षत्रियाज, वॉरियर्स, किंग्स, प्रोटेक्ट सोसाइटीज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, योद्धा, राजा, समाज की रक्षा करने वाला, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाला क्या है? क्षत्रिय। फिर है वैश्य, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमी एंड कॉमर्स, यानी कि अर्थव्यवस्था को और व्यापार को चलाने वाला वह वर्ग क्या कहा गया? वैश्य कहा जाता है। फिर है शूद्राज, यानी सर्विस प्रोवाइडर्स, आर्टिसंस, सपोर्ट ऑल अदर अर्न थ्रू लेबर, यानी सेवा देने वाले, कारीगर, मेहनत करने वाले या मजदूरी करने वाले, वो कौन सा वर्ग कहलाए? शूद्र वर्ग कहलाए। लेकिन आज के मॉडर्न युग की बात करें तो टुडे द रिजिड फॉर्म ऑफ वर्ण इज क्रिटिसाइज्ड, यानी आज की बात करें तो एकदम कठोर रूप अब स्वीकार्य नहीं है कि जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही वर्ण कह दिया जाए, तो ये स्वीकार्य नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, यानी संविधान भी जातिगत आधारित भेदभाव को क्या करता है? रोकता है। कि यानी कि यूँ कहें मज़दूर के घर में पैदा होने वाला मज़दूरी ही करेगा, इस पर तो संविधान भी क्या करता है? रोकता है कि सबको फ्रीडम है अपनी लाइफ़ को जीने के लिए, वह कोई भी कार्य कर सकता है। यूज़फुल टू स्टडी एज़ ए हिस्टोरिकल सोशल स्ट्रक्चर, और ये वर्ण व्यवस्था आज सामाजिक इतिहास के तौर पे पढ़ा जाता है। अब बात करें आश्रम व्यवस्था की, तो हिंदू धर्म में 4 आश्रम व्यवस्था बताई गई है। यानी आश्रम्स रिप्रेजेंट द 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन हिंदू फिलॉसफी, यानी हिंदू दर्शन में आश्रम मानव जीवन के 4 चरण बताते हैं। हम कहते हैं कि मानव जीवन 100 साल का है। तो शुरुआत के 25 साल एक ब्रह्मचर्य आश्रम को बताता है, बाद के 25 साल गृहस्थ आश्रम को बताता है, बाद के 25 साल वानप्रस्थ को बताता है, और बाद के 25 साल संन्यास आश्रम को दर्शाया जाता है। देख लेते हैं ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंट लाइफ, जिसमें लर्निंग, डिसिप्लिन, सिलिबेसी, कैरेक्टर बिल्डिंग आदि किए जाते हैं, यानी कि सीखना, अनुशासन, ब्रह्मचर्य का पालन करना और चरित्र का निर्माण आदि इस आश्रम में या यूँ कहे इस फेज में होता है। फिर है गृहस्थ आश्रम यानी हाउस होल्डर लाइफ, परिवार की जिम्मेदारी, जिसमें शादी करना, परिवार की जिम्मेदारी उठाना, रोजी रोटी कमाना और सामाजिक योगदान देना, फैमिली, मैरिज, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अर्निंग, सोशल कंट्रीब्यूशन, ये सब गृहस्थ आश्रम के काम है। फिर है वानप्रस्थ आश्रम यानी रिटायरमेंट की एज, धीरे धीरे दुनिया के जो सांसारिक काम है उनसे धीरे धीरे पीछे हटना और आध्यात्मिकता की ओर अपना ध्यान बढ़ाना, यानी ग्रेजुअल विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्डली ड्यूटीज, फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी, यानी कि रिटायरमेंट वाले फेज में धीरे धीरे जो काम है संसार के, जो कार्य हैं उनसे अपने आप को धीरे धीरे हटाना और स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान देना। फिर है संन्यास आश्रम यानी कि सब कुछ त्याग देना, दुनिया के सारी जिंदगी से अलग हो जाना और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अपने आप को क्या कर देना? समर्पित कर देना, यानी कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल लाइफ, डिवोशन टू स्पिरिचुअल लिबरेशन। ओके, अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, साथ ही में हम देखेंगे डाइवोर्स, निकाह, तलाक और तलाक से रिलेटेड क्या कानून और उसमें क्या चेंजेज हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट सेकंड की। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली यानी परिवार क्या है। दोस्तों, हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है?
परिवार यानी कि समाज की संस्थाओं की बात करें तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है और ये सबसे छोटी इकाई ही समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई बनती है क्योंकि परिवार से जुड़कर क्या बनता है? समाज बनता है और परिवार हमने ये भी जाना कि हमारी प्रथम पाठशाला भी कौन होता है? परिवार होता है। तो बात करते हैं फैमिली का क्या कॉन्सेप्ट है? फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल यूनिट यानी कि परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई के तौर पे जाना जाता है। It performs basic functions like reproduction, socialization, इमोशनल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी इसके अगर मुख्य कार्य की बात करें तो संतानोत्पत्ति, सामाजिकीकरण, भावनात्मक सहयोग और आर्थिक सहयोग परिवार से ही प्राप्त होता है। यानी समाज में यदि हम ये कहें कि समाज में व्यक्तियों का अगर पनपना है तो वो एक परिवार ही उसकी इकाई बनती है जहाँ पे प्रजनन होता है या रिप्रोडक्शन होता है। सामाजिकरण भी परिवार से ही स्टार्ट होता है और एक दूसरे व्यक्तियों में इमोशनल सपोर्ट यानी हम हमारे जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, ये मेरी बहन है, माता है, पिता है, तो उनसे जो भावनात्मक सपोर्ट हमें मिलता है, सुख में, दुःख में, वो सारा परिवार से ही प्राप्त होता है। साथ ही में इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी परिवार से ही प्राप्त होता है। बात करें फैमिली के टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ फैमिली यानी कि परिवार के प्रकार। एक होती है न्यूक्लियर फैमिली यानी कि जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं यानी कि जिसको हम बोलते हैं एकल परिवार, जिसमें पति-पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। एक होती है जॉइंट फैमिली जिसको हम बोलते हैं संयुक्त परिवार, उसमें कई तरीके की मल्टीपल जनरेशन्स एक साथ रहते हैं। जैसे उसमें दादा-दादी रहते हैं, माता-पिता रहते हैं और नई संतान यानी कि नई जनरेशन यानी कि बच्चे उसमें रहते हैं। यानी कि 3 से 4 जनरेशन उस परिवार में रहती है, उसको हम बोलते हैं संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली। फिर आती है एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि विस्तारित परिवार, रिलेटिव्स बियॉन्ड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। यानी माता-पिता के जो बच्चे हैं, उनसे भी अलग बाहर के और रिश्तेदार भी उसमें शामिल होते हैं, यानी कि जिसमें बुआ, फूफा यानी कि थोड़े से दूर के रिश्तेदार भी होते हैं, वो भी यदि उसमें रहते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। तो परिवार के 3 प्रकार होते हैं फैमिली के, न्यूक्लियर यानी एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तारित परिवार। फैमिली प्रोवाइड्स आइडेंटिटी, वैल्यूज एंड सोशल रोल्स टू इंडिविजुअल यानी परिवार व्यक्ति को पहचान देती है, मूल्य बताती है और सामाजिक भूमिकाएं प्रदान करती है कि यानी कि परिवार का जो मुखिया होता है उसके अलग कार्य होते हैं, परिवार में जो बहू होती है उसके अलग कार्य होते हैं, बेटियों के अलग होते हैं, बेटों के अलग होते हैं, यानी कि सबका अपना अपना क्या होता है, रोल होता है। तो परिवार ही हमें समाज में पहचान देता है, सामाजिक मूल्यों से सरोकार करवाता है और साथ ही में हमारी सामाजिक भूमिकाएँ, यानी हमारे सोशल रोल्स क्या है, उन सबको कौन डिफाइन करता है? परिवार डिफाइन करता है। बात करें मैरिज की कि विवाह क्या होता है? विवाह तो मैरिज इज़ ए सोशली अप्रूव्ड यूनियन बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स फॉर एस्टेब्लिशिंग फैमिली एंड रेगुलेटिंग सेक्सुअल, इकोनॉमिक एंड इमोशनल रिलेशंस यानी कि विवाह 2 व्यक्तियों का सामाजिक रूप से स्वीकृत संबंध है जिसमें वो भावनात्मक तौर पे, आर्थिक तौर पे और यौन संबंधों के तौर पे उनका क्या होता है, नियमन होता है। यानी कि 2 व्यक्ति हैं, वो एक-दूसरे के साथ साथ रहेंगे और इस साथ को सामाजिक तौर पे क्या होती है, स्वीकृति मिलती है। तो जिस प्रक्रिया के थ्रू ये एक-दूसरे के साथ रहना शुरू होते हैं या एक-दूसरे के ये बनते हैं, उस प्रक्रिया का क्या नाम है? विवाह नाम है। यानी कि सामाजिक रिश्ता जो इन दोनों के बीच भावनात्मक, आर्थिक और इनके सेक्सुअल रिलेशन को रेगुलेट करता है, उस रिश्ते का क्या नाम है? विवाह उसको कहते हैं। फंक्शंस ऑफ मैरिज यानी कि शादी के क्या कार्य यानी कि विवाह के क्या कार्य हैं? सोशल अप्रूवल टू रिलेशनशिप यानी कि संबंध को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि उनमें जो यौन आचरण है उनका क्या होता है? नियमन होता है, नियंत्रण रहता है या ये उनका एक सामाजिक स्वीकृति के तौर पे उनमें ये रिलेशन होता है। प्रोक्रिएशन एंड चाइल्ड रियरिंग यानी संतानोत्पत्ति वो करते हैं और उनका पालन-पोषण करना उनकी एक तरीके से उनका कार्य है या एक नैतिक ज़िम्मेदारी उसका उनकी बनती है। सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक-दूसरे में सामाजिक और आर्थिक सहयोग वो करते हैं। ये किसके प्रकार ये क्या क है? ये विवाह के कार्य है। टाइप्स ऑफ मैरिज यानी कि शादी के प्रकार क्या हैं? एक होती है मोनोगेमी यानी जिसमें वन हस्बैंड एंड वन वाइफ यानी कि मोनोगेमी होती है जिसमें
एक व्यक्ति यानी कि एक पति होता है और एक पत्नी होते हैं, यानी कि एक पुरुष की एक ही पत्नी होती है। फिर है पॉलीगैमी जिसमें मल्टीपल स्पाउसेज़ होती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जीवन साथी जिसमें होते हैं, यानी कि बहुपत्नी व्रता या बहुपत्नी प्रथा या बहुपति प्रथा। यानी एक औरत है उसके एक से ज़्यादा पति हैं, ये पॉलीगैमी कहा जाएगा। एक व्यक्ति है, एक पुरुष है जिसके एक से ज़्यादा महिलाएँ या पत्नियाँ हैं, तो इसको बहुपत्नी प्रथा कहा जाएगा, तो ये होती है पॉलीगैमी। फिर है अरेंज्ड एंड लव मैरिज। यानी कि अरेंज मैरिज जिसमें सामाजिक रूप से जब हम बोलते हैं अरेंज मैरिज है, यानी कि पूरे परिवार की सहमति से जो होता है, और एक होता है लव मैरिज यानी गंधर्व विवाह जिसको हम कहते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद से बनने वाली शादी। तो ये शादी के कुछ प्रकार हमने देखे। अब बात करते हैं डाइवोर्स की, यानी कि संबंध विच्छेद या तलाक की। डाइवोर्स इज द लीगल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि तलाक क्या होता है, विवाह का कानूनी रूप से क्या हो जाना, समाप्त हो जाना। यानी कि जब दो व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति के तौर पर एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं, कौन-सी प्रक्रिया कही जाती है? विवाह कहा जाता है। वहीं ये एक दूसरे से इनका विवाह हो चुका है, अब ये दोनों एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, तो समाज की जो प्रक्रिया होती है, जो जिनसे ये अलग होते हैं, उसको बोलते हैं तलाक या डाइवोर्स। क्या कहते हैं? डाइवोर्स कहते हैं। रीज़न क्या है डाइवोर्स होने के? आजकल का जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज में तलाक के क्या प्रमुख कारण हैं? तो पहला है लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी, यानी कि दोनों में, पति और पत्नी में क्या होना, असंगति का होना, यानी कि दोनों में एक दूसरे के कंपेटेबल नहीं हो पाना। इकोनॉमिक स्ट्रेस यानी आर्थिक तनाव की वजह से भी तलाक होता है। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा की वजह से। और इनफिडिलिटी यानी कि एक दूसरे के साथ धोखा करना या बेवफाई जिसको बोलते हैं वो होना। और चेंजिंग सोशल वैल्यूज, बदलते सामाजिक मूल्य या परिवेश के कारण भी डाइवोर्स जैसी समस्या या डाइवोर्स जैसा होना पाया जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? डाइवोर्स होने के बाद इसके क्या प्रभाव है? इमोशनल एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट। पहला तो भावनात्मक और आर्थिक कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि एलिमनी देनी पड़ती है, या यूँ कहें जब डाइवोर्स होता है तो जो लड़के की तरफ से लड़की को कानूनन तौर पे भी दिया जाता है, और सामाजिक तौर पे भी उसको वो एक कहने का मतलब पैसा हुआ या कोई भी ऐसी आर्थिक सहायता वो देनी पड़ती है। तो एक तो वो आर्थिक कठिनाई आती है। सेकंड, इमोशनल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वो लड़के पे भी पड़ता है और लड़की पे भी पड़ता है, यानी कि महिला पे भी होता है और वो पुरुष पे भी होता है। इसके अलावा यदि उनके बच्चे हैं, तो वो बच्चे किसके पास रहेंगे? चाइल्ड कस्टडी इश्यू भी उनके होते हैं, बच्चों की अभिरक्षा समस्याएँ भी। फिर है रीऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ फैमिली रोल्स, और परिवार की संरचना में क्या होता है? बदलाव होता है। कई तरीके के सोशल इम्पैक्ट इससे आते हैं। बात करते हैं किनशिप की, यानी कुटुंब क्या है, रिश्तेदारी क्या है? किनशिप रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन ब्लड एंड मैरिज, यानी कि कुटुंब या रिश्तेदारी का मतलब हुआ हमारे रक्त संबंध या हमारे विवाह संबंध पर आधारित सामाजिक संबंधों की क्या होना, प्रणाली होना। यानी कि जैसे आप पैदा हुए, पैदा होते ही आपके एक रिश्ता आ गया माँ, पिता, भाई है तो आपके पहले भाई से हो जाएंगे, बहन हो जाएंगे, बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ, ये सारे आपकी पैदाइश से हैं। फिर आप बड़े होते हो, आपने विवाह कर लिया, तो विवाह उपरांत आपकी पत्नी बनती है। फिर पत्नी के परिवार से आपके रिश्ते बनते हैं, आपके खुद के बच्चे होते हैं। तो यानी कि आपके ब्लड रिलेशन और आपकी विवाह उपरांत होने वाले जो संबंध है, उनकी एक सामाजिक प्रणाली होती है, उसको हम बोलते हैं रिश्तेदारी। प्रोवाइड्स सपोर्ट, आइडेंटिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। ये रिश्तेदारी व्यक्ति को समर्थन देती है, यानी कि सपोर्ट मिलता है, एक पहचान मिलती है और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। टाइप्स ऑफ किनशिप रिलेशंस यानी रिश्तों के प्रकार क्या है? प्राइमरी किन की बात करें तो पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, यानी प्राथमिक संबंध की बात करें तो माता-पिता, भाई-बहन और पत्नी, पति-पत्नी या बच्चे। सेकेंडरी किन की बात करें तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, अंकल और आंटीज़ हो गए, यानी कि दादा-दादी और चाचा-चाची। और टेरिटरी यानी कि टर्सरी की बात करें, जो है डिस्टेंस रिलेटिव यानी दूर के रिश्तेदार, यानी कि अ, वही है बुआ के बेटी की, चाची की, ताऊ की छोरी, इस तरीके से अपन बताते हैं, तो वो एक दूर का रिश्तेदार हो गया। वो तृतीय संबंध होते हैं। प्राथमिक में माता-पिता, भाई-बहन और पति-पत्नी होते हैं। द्वितीयक में ग्रैंड पेरेंट्स और चाचा-ताई होते हैं, और तृतीय में दूर के रिश्तेदार होते हैं। निकाह, यानी कि जिसको हमने अभी विवाह बोला, तो अगर ये इस्लाम के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? निकाह कहते हैं। निकाह क्या है? निकाह इज़ द इस्लामिक फॉर्म ऑफ मैरिज कंसिडर्ड ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, यानी निकाह क्या है? कि इस्लाम में विवाह का रूप है, जो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाता है।
एसेंशियल एलिमेंट्स यानी मुख्य तत्व क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यानी इसमें ईजाब होता है यानी प्रस्ताव होता है और सामने वाले पक्ष से क्या किया जाता है, उसे कबूल या स्वीकार किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस इसमें 2 गवाहों की उपस्थिति होती है। मेहर यानी कि डोवर, ए कंपल्सरी गिफ्ट फ्रॉम ग्रूम टू ब्राइड, दूल्हे द्वारा दुल्हन को दिया जाने वाला अनिवार्य उपहार होता है जिसे क्या कहते हैं? मेहर कहते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर क्लियरली डिफाइंड इन इस्लामिक लॉ यानी कि इस्लामिक जो लॉ है, शरीयत है, में पति पत्नी के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से क्या गए हैं, बताए हुए हैं। इस प्रोसेस को यानी इस संबंध को या इस मैरिज को क्या कहते हैं? निकाह कहते हैं। बात करें तलाक एंड रिलेटेड लेजिस्लेशन यानी तलाक और संबंधित कानून। तलाक मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर इस्लामिक लॉ यानी कि तलाक का मतलब हुआ इस्लामिक कानून के अनुसार विवाह समाप्ति की क्या प्रक्रिया, यानी कि 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, उसको बोलते हैं निकाह। ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है, ठीक इसी हिसाब से जब एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, इसकी जो प्रक्रिया होती है यानी कि जो इस्लामिक कानून के अनुसार इस विवाह की समाप्ति की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? तलाक कहते हैं। टाइप्स ऑफ तलाक, तलाक के प्रकार क्या है? 3 तरीके के तलाक थे। तलाक ए एहसन यानी कि तलाक एहसन जिसमें एक बार तलाक बोलता है और एक टाइम पीरियड होता है, वेटिंग पीरियड होता है जिसको इद्दत बोलते हैं। तो इसमें एक बार कहा जाता है और उस वेटिंग पीरियड को इसको बोलते हैं तलाक एहसन। फिर है तलाक हसन, प्रो प्रोनाउंसमेंट इन 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स यानी कि 3 महीनों में 3 बार क्या कहना? तलाक कहना, यानी कि पहले महीने में, दूसरे महीने में और तीसरे महीने में 3 बार तलाक कहना, ये होता है तलाक हसन। फिर है तलाक ए बिदअत यानी कि जिसको हमने 3 तलाक के नाम से जाना है कि 3 तलाक यानी ट्रिपल तलाक। इंस्टेंट ट्रिपल प्रोनाउंसमेंट यानी कि एक बार में ही एक साथ 3 बार तलाक, तलाक, तलाक कहने पे जो तलाक होता था उसको बोलते थे तलाक ए बिदअत। और अब ये क्या है? अब ये गैर कानूनी हो चुका है, नाउ इट्स इल्लीगल। सॉरी। इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन यानी कि महत्वपूर्ण कानून की बात करें तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑन मैरिज एक्ट 2019 यानी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 2019 पारित होने के बाद इट डिक्लेयर्स ट्रिपल तलाक इलीगल एंड वॉइड यानी कि जो 3 तलाक है, ट्रिपल तलाक है, उसको गैर कानूनी और अमान्य घोषित कर दिया गया है। इट मेक्स प्रोनाउंसिंग इंस्टेंट तलाक ए क्रिमिनल ऑफेंस यानी कि एक साथ 3 बार तलाक बोलना अब एक तरीके से दंडनीय अपराध है। प्रोवाइड्स मेंटेनेंस एंड कस्टडी राइट्स टू मुस्लिम वीमेन यानी कि महिला को भरण पोषण और बच्चों की अभिरक्षा का क्या है? अधिकार प्राप्त है इस लेजिस्लेशन के अंडर। ये लेजिस्लेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हम जानेंगे रिजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी और इनकी क्या प्रॉब्लम है और सरकार ने उनके लिए क्या किया है, उसको हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्वेशन एंड रिलेटेड इश्यूज यानी आरक्षण और आरक्षण से जुड़े हुए मुद्दे। आरक्षण क्या है? यानी कि एक लंबे समय से समाज के ऐसे वर्ग जो हर चीज़ों से क्या रहे हैं? वंचित रहे हैं। यानी कि उनको समाज के दूसरे वर्ग द्वारा दबाया गया है। ऐतिहासिक रूप से वो हर चीज़ों में वंचित रहे हैं। उन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण व्यवस्था की गई थी यानी कि जो उनको चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो, राजनीति हो, उनमें उनको आरक्षित किया गया, उस प्रणाली को या उस सिस्टम का क्या नाम है? रिज़र्वेशन है या उस सिस्टम को हम आरक्षण के नाम से जानते हैं। Reservation is a system of providing representation in education, jobs and politics to historically disadvantaged communities। यानी आरक्षण शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में उन वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की नीति है जो ऐतिहासिक रूप से क्या रहे हुए हैं? वंचित रहे हुए हैं, नहीं समाज की मुख्य धारा से हटकर रहे हुए हैं या यूँ कहें समाज में उनको एक तरीके से दबा के रखा था। इट एम्स टू रिड्यूस कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। इसका उद्देश्य था कि जातिगत जो असमानता है उसको कम किया जाए और सामाजिक न्याय को क्या दिया जाए? बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए जो नीति अपनाई गई उसको रिजर्वेशन कहा गया या उसको आरक्षण कहा गया। इश्यूज क्या है? आरक्षण से संबंधित क्या मुख्य उद्देश्य है या सॉरी इश्यूज है, मुद्दे हैं। पहला,
क्रीमीलेयर डिबेट यानी कि जो क्रीमीलेयर है समस्या यानी कि वेल्दियर ओबीसीज टेकिंग मेजर बेनिफिट्स पुअर ओबीसीज लेफ्ट बिहाइंड यानी कि जो संपन्न ओबीसी वर्ग है वो ज़्यादा लाभ ले रहा है जबकि जो गरीब ओबीसी वर्ग है वो पीछे रह जाता है। डिमांड फॉर रिजर्वेशन बाय न्यू ग्रुप्स यानी कि नए नए समूह द्वारा रिजर्वेशन की डिमांड की जाती है। उसमें मोस्टली जाट, पाटीदार्स, मराठाज आदि आते हैं कि यानी इन्होंने भी समय-समय पे इस बात को उठाया है कि हमें भी इस समूह में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। मेरिट वर्सेस सोशल जस्टिस डिबेट यानी कि मेधावी बनाम सामाजिक न्याय विवाद ये भी एक अपने आप में डिबेट का विषय है कि सम आर्ग्यू रिजर्वेशन अफेक्ट्स मेरिट अदर सेज इट एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण मेधावी को यानी कि यूं कहे इसके लाभ है आरक्षण होना चाहिए तो कुछ ये कहता है कि ये समान अवसर देना चाहिए या कहने का मतलब कुछ इसके पक्ष में हो जाते हैं कुछ इसके डिमेरिट की ओर जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन गैप यानी कार्यान्वयन की समस्या क्या है? मैनी रिमोट एससी/एसटीज़ एरिया स्टिल डू नॉट बेनिफिट फुल्ली यानी कि जो दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ एससी/एसटी के लोग रह रहे हैं, उन क्षेत्रों को अभी तक पूरी तरीके से लाभ वहाँ तक नहीं पहुँचा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यानी कि राजनीतिक प्रभाव भी बहुत देखने को मिलता है। रिजर्वेशन डिमांड्स ऑफन यूज्ड फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स यानी कि कई बार आरक्षण मांग राजनीति से प्रभावित होती है। एक तरीके से वोट बैंक से रिलेटेड राजनीति इनके साथ देखने को मिलती है। बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट की यानी कि एससी की जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं। एससीज आर हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड कास्ट वो फेस्ड अनटचेबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन यानी कि अनुसूचित जातियां वे जातियां हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर रखा गया और छुआछूत का उन्हें खूब सामना करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शंस एंड रिजर्वेशन फॉर एससीज यानी कि संविधान में इनके लिए विशेष सुरक्षा का प्रावधान किया गया और आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। प्रॉब्लम फेस्ड बाई एससीज यानी कि शेड्यूल कास्ट से कास्ट वालों को या वर्ग को कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं फेस करने को हुई थी या कौन कौन सी इनके सामने प्रॉब्लम आई थी। अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत स्टिल एग्जिस्ट इन हिडन फॉर्म आज भी खुले रूप से ना से ही छिपे हुए रूप में ये कहीं ना कहीं आज भी अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है। सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी सामाजिक बहिष्कार का सामना इनको करना पड़ा। इकोनॉमिक पोवर्टी या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आर्थिक पिछड़ापन या आर्थिक गरीबी इनके सामने एक तरीके से प्रॉब्लम बनी रही। साथ ही में लो लिटरेसी एंड लो एक्सेस टू हायर एजुकेशन यानी कि कम साक्षरता और उच्च शिक्षा में कम भागीदारी का होना ये भी इस चीज़ को एक तरीके से प्रॉब्लम के तौर पे फेस करना पड़ा। कास्ट बेस्ड वायलेंस यानी कि जातिगत हिंसा की एक प्रॉब्लम रही। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन हाई लेवल जॉब्स उच्च पदों पर इनका प्रतिनिधित्व कम देखने को मिला। सरकार ने इसके लिए क्या किया यानी गवर्नमेंट मेजर्स क्या है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन जॉब्स एंड लेजिस्लेचर यानी कि शिक्षा में रोजगार में और राजनीति में इनको आरक्षण इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। प्रिवेंटेशन ऑफ एरोसिटीज एक्ट 1989 यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया गया। स्कॉलरशिप हॉस्टल्स स्पेशल वेलफेयर प्रोग्राम इनके लिए लाए गए जिनमें कई तरीके की छात्रवृत्तियां छात्रावास सुविधाएं और विशेष योजनाएं ऐसी वर्ग के लिए लाई गई ताकि इनको समाज में आरक्षण देकर इनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति। STR communities living in isolated forest और hilly regions with distinct culture and lifestyle यानी कि अनुसूचित जातियाँ क्या होती है वो जनजातियाँ जो दूर दराज जंगलों में पहाड़ी इलाकों में और दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी अलग संस्कृति के साथ जो रहते हैं जिनको हम ये बोलते हैं ना आदिवासी। इनकी अपनी एक खुद की संस्कृति होती है और ये समाज से हटकर एक दूर दराज जंगलों में पहाड़ी एरिया में वहाँ पर ये अपने समुदाय के साथ रहते हैं। उनको कहा गया अनुसूचित जनजातियाँ। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स देयर कल्चरल आइडेंटिटी एंड प्रोवाइड्स रिजर्वेशन यानी संविधान उनकी संस्कृति की रक्षा करता है और उनको आरक्षण प्रदान करता है। प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी है एसटी वर्ग को। जियोग्राफिकल आइसोलेशन यानी भौगोलिक अलगाव यानी कि अ, इनका एरिया ही अलग है यानी कि कनेक्टिविटी ही नहीं थी। अब तो चलो अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर। दूर दराज जंगलों में ये अंदर रहते थे, पहाड़ों के अंदर रहते थे, अलग अलग जगह पे रहते थे। तो जो बाहर का समाज है उनके साथ इनकी जियोग्राफिकल तौर पे कनेक्टिविटी नहीं थी, अपने आप को आइसोलेट करके अलग रहते थे।
लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, तो इस वजह से शिक्षा से और स्वास्थ्य सुविधाओं से ये वंचित रहते थे, तो ये भी इनमें कमी देखने को पाई जाती थी। और पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी और बेरोज़गारी तो होनी ही थी, क्योंकि इनकी जो आजीविका है वो जंगलों पर ही निर्भर रहती थी। तो गरीबी और बेरोज़गारी भी इनमें ये भी एक प्रॉब्लम है फेस करते थे। इसके अलावा लैंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डैम्स, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज़। अब ये जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, तो सरकार ने वहाँ पे क्या बनाया, बाँध बनाया। उसके आस-पास जो समुदाय है उनको वहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। तो डिस्प्लेसमेंट इनका हुआ। वो माइनिंग की वजह से भी हुआ और वो वहाँ इंडस्ट्री लगने की वजह से भी। बाँध, खान, उद्योग के कारण इनका ज़मीन का विस्थापन होता रहा। एक्सप्लॉइटेशन बाई मनी लेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी सूदखोरों और ठेकेदारों द्वारा इनका शोषण किया गया। जैसे मान लो आज हम ये कहें कि पहले पहले की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो कोई अनपढ़ है और आदिवासी टाइप का कोई व्यक्ति है, वह दुकान पे गया और वहाँ से उस दुकानदार से उसने 1 मीटर कपड़ा लिया। तो दुकानदार क्या करता था, उसको चारों तरफ से माप लेता था, 1 मीटर इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से और 1 इधर से, और उससे 4 मीटर के भाव लेता था। तो ये इनका एक्सप्लॉइटेशन था, जो मनी लेंडर और कॉन्ट्रैक्टर या दुकानदारों के द्वारा किया जाता था। हेल्थ इश्यूज़ लाइक malnutrition, अब क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, तो कुपोषण जैसी समस्याएँ भी इनमें खूब व्याप्त होती थी। गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया? ट्राइबल सबप्लान यानी कि टीएसपी, जनजातीय उप योजना, जो कि लगभग 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये लेके आया गया था। 74-75 के अराउंड जब 5वीं पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान था, उसमें इसको डिक्लेयर किया गया था ट्राइबल सब प्लान। तो इस एरिया में, यानी कि जहाँ पे ये एसटी वर्ग रहता है, उस एरिया को टीएसपी एरिया कहा गया। आज भी आप देखते होंगे कि जो भी वैकेंसी आती है, टीएसपी और नॉन टीएसपी के उसमें पोस्ट होते हैं, जो टीएसपी इनके लिए ही रिजर्व्ड होती है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, लैंड राइट्स यानी कि वनाधिकार अधिनियम 2006, आश्रम स्कूल्स लेके आए गए, इनके लिए हॉस्टल्स बनाए गए कि इनके बच्चे उस विद्यालयों में जाके पढ़े, वहाँ छात्रावास में रहने की उनको सुविधाएँ हो, ताकि ये शिक्षा को भी ग्रहण कर सके। रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स, शिक्षा में और नौकरियों में इनको आरक्षण दिया गया, ताकि समाज की मुख्य धारा से ये अपने आप को जोड़ पाए। अब बात करें अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी कि ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग। OBC are socially and educationally backward groups identified by the मंडल कमीशन, यानी कि ओबीसी वे वर्ग है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए माने जाते थे। मंडल आयोग बना, उसके द्वारा इसे चिन्हित किया गया। दे फॉर्म ए लार्ज परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, और भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, ओबीसी है, यानी अदर बैकवर्ड क्लास है। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ओबीसी ग्रुप को? सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सामाजिक भेदभाव, लो एक्सेस टू हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा तक कम पहुंच, यानी कि स्कूल शिक्षा तक ही ये सिमट के रह गए, उच्च शिक्षा तक इनकी पहुंच इतनी नहीं देखने को मिली। और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस यानी रूरल एरियाज की बात करें तो आर्थिक पिछड़ापन इनमें देखा गया या देखा जाता है। इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम, यानी सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव इनमें देखा गया। इन इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कास्ट हेरारिकी, यानी जातिगत पदानुक्रम के कारण अवसरों की कमी ज़्यादा इनको फेस करनी पड़ी। गवर्नमेंट ने क्या मेजर किया? 27% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, केंद्र सरकार की नौकरियों में और शिक्षा में इनको 27% आरक्षण दिया गया। क्रीमिलेयर लिमिट इंट्रोड्यूस टू एंश्योर फेयरनेस, यानी क्रीमिलेयर सीमा लागू की गई कि यहाँ तक क्रीमिलेयर है, इससे नीचे नॉन क्रीमिलेयर है। स्किल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स लेके आई, यानी कि इनमें कौशल का बढ़ाना और कल्याणकारी योजनाएं सरकार लेकर आई, ताकि ये भी अपनी गरीबी को, बेरोजगारी को, अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ा सके, गरीबी बेरोजगारी से बाहर आ सके और अपने आप को समाज की मेन धारा में जोड़ सके। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 4 की, और यूनिट 4 में हम जानेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें पॉवर्टी, करप्शन, ब्लैक मनी, साइबर क्राइम, ड्रग्स अब्यूजेस और स्मगलिंग एंड एड्स, इन सबको हम 4th यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान सा सिलेबस है, छोटी क्लास में हमने इनके बारे में खूब पढ़ा है। सबसे पहले बात करते हैं गरीबी की। पॉवर्टी क्या है? यानी कि सीधी सी बात है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान का बंदोबस्त ना हो, इन बेसिक बुनियादी आवश्यकताओं से जो परेशान है या जूझ रहा है, ऐसी स्थिति क्या कही जाती है? गरीबी कही जाती है। यानी कि पॉवर्टी रेफर्स टू ए कंडीशन वेयर ए पर्सन कैन नॉट अफोर्ड बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन।
गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। गरीबी के क्या कारण हैं? यानी कि गरीबी क्यों होती है? तो पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि यदि व्यक्ति बेरोज़गार है इसका मतलब उसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, आर्थिक जीविका नहीं है। आर्थिक जीविका नहीं है तो वो बेसिक नीड से क्या रहता है? वंचित रहता है। तो बेरोज़गार होना गरीबी लेके आता है। तो गरीबी का पहला कारण हो गया बेरोज़गारी का होना। सेकंड है लो लो इनकम एंड इनइक्वालिटी, यानी कि आय का कम होना और समाज में आय का वो होना, क्या बोलते हैं, डिस्पैरिटीज़ होना, यानी एक समाज में एक वर्ग का बहुत ज़्यादा अमीर होना और एक वर्ग का गरीब होना, यानी उनमें गैप होना। तो इनइक्वालिटी का होना प्लस इनकम कम होना, यानी किसी के पास रोज़गार तो है, लेकिन वो रोज़गार से उसकी इनकम क्या है? कम है। कम है तो वो ज़रूरत की जो सामान है या चीज़ें हैं, उनको वह प्रॉपर तरीके से अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो उस महँगाई की वजह से उसकी इनकम का लेवल और भी ज़्यादा कम है। इस वजह से भी क्या होती है? गरीबी होती है। पॉपुलेशन प्रेशर, अब जनसंख्या अधिक होना है, यानी जनसंख्या का ज़्यादा होना भी गरीबी है। अब जनसंख्या का ज़्यादा होना गरीबी को कैसे बढ़ाता है? वो ऐसे बढ़ाता है कि जैसे मान लो कोई जगह है जिसमें एक पोस्ट की वैकेंसी है, जहाँ पे एक पोस्ट की वैकेंसी है। अब क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पे अप्लाई करने वालों की संख्या फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी हो गई? 100 है। अब एक पोस्ट के लिए 100 लोग काम करने के लिए तैयार है। तो इस पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट कर रहा है एचआर या जो भी इसका मालिक है, तो वह क्या करेगा? इन 100 व्यक्तियों से बार्गेनिंग करेगा। तो इसमें हर व्यक्ति, यानी कहने का मतलब इसकी रेट अपने आप कम हो जाएगी। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो महीने के ₹5000 में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उसकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है। बट वह 5000 में इसलिए काम करने के लिए तैयार है क्योंकि वह गरीबी से जूझ रहा है। तो जनसंख्या ज़्यादा होती है तो इनकी जो वैल्यू है या यूँ कहिए जो मज़दूरी का स्तर है वह कम होता है, जिसकी वजह से भी गरीबी अराइज़ होती है। फिर है पुअर एजुकेशन, शिक्षा का कम होना या यूँ कहें शिक्षा का जो लेवल है वो क्या है? बैकवर्ड है। आज हम बात करें जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हैं, उस सोसाइटी की हम बात करें तो एजुकेशन हमें क्या बनाती है? साक्षर बनाती है, शिक्षित नहीं करती, पहली बात। सेकंड चीज़, हमारी जो एजुकेशन है वो हमें स्किल्ड नहीं करती। वो स्किल्स पे बात नहीं करती, वो हमें नौकरी की बात करती है। कहने का मतलब शिक्षा ही नौकर अगर पैदा कर रही है तो मालिक बनने की तो उसमें होगी नहीं, यानी एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन का अभाव है। तो हम ये कहें कि पुअर एजुकेशन होने की वजह से भी गरीबी अराइज होती है। फिर है रीजनल इम्बैलेंसेज, यानी क्षेत्रीय असमानता, यानी कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक एरिया जो जयपुर, अजमेर और इस बेल्ट वाला एरिया है, ये ज़्यादा डेवलप आपको देखने को मिलेगा, जबकि जो डेज़र्ट एरिया है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, तो डेज़र्ट वाला एरिया है या यूँ कहें जो आदिवासी बेल्ट है वो एरिया या फिर दूर-दराज के पहाड़ी एरिया, वो कम डेवलप होते हुए दिखते हैं अपन को या फिर उनमें इम्बैलेंस दिखता है। तो जब वहाँ डेवलपमेंट नहीं है तो वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वहाँ के लोगों के पास जॉब की अपॉर्च्युनिटी क्या है? कम है। जॉब की अपॉर्च्युनिटी कम है दैट मीन्स बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी है दैट मीन्स वहाँ क्या है? गरीबी है। तो रीजनल इम्बैलेंस भी गरीबी को अराइज करता है। तो ये गरीबी के पैदा होने के हमने कुछ कारण देखे। अब हम बात करें तो गरीबी का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं। तो पहला, गरीब है तो उस परिवार के बच्चे प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते, तो इलिटरेसी उससे बढ़ती है या यूँ कहें अशिक्षा बढ़ती है। अब आप इसको आज के टाइम से कंपेयर करोगे तो आज के टाइम पे सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लाके डेवलपमेंट करके गवर्नमेंट स्कूल्स लेके आई और एजुकेशन का स्प्रेड किया है। लेकिन हमेशा जब हम बातें करते हैं तो ये एक तरीके से फास्ट फॉर्म में चलती है। यानी कि अब आने वाली पीढ़ी या जो अब पीढ़ी चल रही है ये पढ़ रही है। लेकिन इससे पहले की जस्ट पीढ़ी जिसमें अपने माता-पिता है और अपने दादा-दादी है, वहाँ तो अशिक्षा है ना। है ना? तो बात ये आज से 20 साल पहले की होती है एक तरीके से। तो ये गरीबी का प्रभाव है कि शिक्षा से वंचित रहते हैं इनके लोग या इनके बच्चे। आज भी अगर आप फुटपाथ पे रहने वाले हैं, जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, तो ये अशिक्षा को बढ़ावा देती है। सेकंड, मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के शिकार इनके बच्चे या यूँ कहें गरीबी में जो बच्चे होते हैं, वो कुपोषण के शिकार देखने को मिलते हैं। यानी कि जल्दी कुपोषित होते हैं, भरपूर उनके बॉडी को आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता है, तो ये भी इसका प्रभाव है। नेक्स्ट है क्राइम एंड सोशल अनरेस्ट, यानी कि अब क्योंकि अशिक्षा है, बेरोज़गारी है,
तो वो क्या करते हैं, उनको 2 पैसों की ज़रूरत होती है, तो इनका जो ऑटोमेटिक माइंडसेट है फिर वो इस तरीके से चला जाता है कि वो एक आपराधिक काम करने लग जाते हैं। जैसे कोई लूट-पाट का काम करने लगा, कोई चोरी-चकारी का काम करने लग गया या फिर कोई इनको यूज़ करने लगता है कि तेरे को ₹1000 दूँगा, तू ये काम करके आ जा। तो एक क्राइम जैसी जो एक्टिविटीज़ है वो इनके हाथों होने लगती है या इनके हाथों से करवा दी जाती है, तो ये भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। फिर है पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स, यानी स्वास्थ्य खराब होना, इस तरीके के संकेत इनमें देखने को मिलते हैं। ये यूँ कहें, जब स्लम एरिया बनता है या गरीबी में ऐसा होता है तो एक तरीके से जो हेल्थ इंडिकेटर्स है वह कहीं न कहीं कम आके जाते हैं। ये गरीबी के प्रभाव है। अब बात करते हैं अगली समस्या की, जो है भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। करप्शन रेफर्स टू मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर और प्राइवेट गेन, यानी कि भ्रष्टाचार का मतलब है कि अपनी पद या शक्ति का निजी लाभ के लिए गलत इस्तेमाल करना क्या कहा जाता है? भ्रष्टाचार कहा जाता है। भ्रष्टाचार के फॉर्म की बात करें, किन-किन रूपों में देखने को मिलता है, तो ब्राइबरी यानी कि रिश्वतखोरी में, नेपोटिज़्म यानी भाई-भतीजावाद में, यानी कि अपने ही भाई-भतीजावाद में, नेपोटिज़्म मतलब होता है अपने ही सगे-संबंधियों को वह लाभ पहुँचाना, दैट इज़ नेपोटिज़्म। रेड टेपिज़्म यानी कि लाल फीताशाही, यानी अफ़सरगिरी दिखाना, जो अपने से नीचे तबके हैं उनको शोषण करना, दैट इज़ रेड टेपिज़्म। फिर है मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस, यानी सरकारी पद का या पब्लिक जो पावर है उसका क्या करना, दुरुपयोग करना, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ भ्रष्टाचार या करप्शन। कॉजेज क्या है, क्यों पैदा होता है करप्शन? वीक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कमजोर प्रशासन का होना भ्रष्टाचार पैदा करता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता की कमी होती है, तो इसलिए जनता को पूरी बातें बताई नहीं जाती है, उनको अंधेरे में रखा जाता है, करप्शन वैसे पैदा होता है। लो सैलरीज़, यानी कि अगर सैलरी कम है, किसी पद पे कोई काम कर रहा है, तो उसका वेतन कम है, तो वह ऊपरी आमदनी चाहेगा, ऊपरी कमाई के चक्कर में वह क्या करेगा, घूसखोरी करेगा या करप्शन करेगा। फिर है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं, इस वजह से भी करप्शन पैदा होता है, यानी कि नेताजी का फ़ोन आ जाता है, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो ईमानदार होते हुए भी ये लोगों को क्या करना पड़ता है, भ्रष्टाचार करना ही पड़ता है। तो इस वजह से भी भ्रष्टाचार पैदा होता है। अब बात करते हैं ब्लैक मनी, यानी काला धन। काला धन क्या होता है? इनकम दैट इज़ अर्न्ड थ्रू इल्लीगल मीन्स और नॉट रिपोर्टेड टू टैक्स अथॉरिटीज़, यानी कि वह आय जो अवैध तरीकों से कमाई जाए और जिसे टैक्स में घोषित नहीं किया जाए। यानी कि आप इंडिया में रहते हो और आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की, इल्लीगल एक्टिविटी करी और इस इल्लीगल एक्टिविटी से आपने पैसा कमाया। अब जब इल्लीगल एक्टिविटी से पैसा कमाया तो ऑब्वियस सी बात है, आपने उसको टैक्स में दिखाया ही नहीं, यानी टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने आपने उसको शो ही नहीं किया। तो इस तरीके की इनकम जो कहीं रिकॉर्ड में नहीं हो पाती, उस इनकम को या उस मनी को क्या कहते हैं? ब्लैक मनी कहा जाता है, काला धन जिसको कहते हैं। सोर्स क्या है काला धन की? पहला है टैक्स इवेज़न, यानी कि कर चोरी करना, यानी कि वो टैक्स जो सरकार को पे करना था, आपने उसको गलत तरीके से क्या किया, घोषित नहीं किया और उसकी चोरी की। तो टैक्स की चोरी करके भी ब्लैक मनी बनती है। स्मगलिंग यानी तस्करी से, ब्राइबरी यानी रिश्वतखोरी से, अनडिस्क्लोज्ड बिज़नेस इनकम, यानी कि व्यापार की ऐसी आय जिसको आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, शो ही नहीं किया, उन सब से क्या बनती है, ब्लैक मनी अराइज़ होती है। अब ब्लैक मनी आती है मार्केट में तो ब्लैक मनी की खुद की अपनी एक इकोनॉमी बन जाती है। तो इसके क्या इफ़ेक्ट आते हैं? इसका पहला इफ़ेक्ट यही आता है कि इकोनॉमी में एक पैरेलल इकोनॉमी बन जाती है, यानी कि समांतर अर्थव्यवस्था एक बन जाती है। सेकंड, इससे इफ़ेक्ट पड़ता है लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, सरकार को टैक्स का नुकसान होता है, यानी कि जो इनकम सरकार को होनी थी, वह इनकम नहीं हो पाती है, तो टैक्स रेवेन्यू सरकार का कम होता है। इन्फ्लेशन इंक्रीज, अब जो पैसा अगर लीगली होता तो वह पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट होता, पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट होता तो पैसे की डिमांड एंड सप्लाई बराबर रहती और डिमांड एंड सप्लाई बराबर रहती, तो कहीं न कहीं महँगाई कंट्रोल में रहती। तो जब अब ये डिमांड और सप्लाई बराबर में नहीं हो पाई और एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई, ब्लैक मनी मार्केट में आ गई या बन गई, तो इससे धीरे-धीरे क्या बनने लगती है, महँगाई बढ़ने लगती है और इससे इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति होने लगती है। तो ये काले धन की का प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं साइबर क्राइम। थोड़े दिन पहले आप सबकी जो अपनी रिंगटोन थी या यूँ कहें कॉलर ट्यून में सबसे पहले हमें साइबर की जो टून है वही सुनाई देती थी अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। तो क्या है ये साइबर क्राइम? आप सब जानते हो कि क्राइम्स कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट नेटवर्क्स, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट की मदद से जो अपराध किए जाते हैं, उनको साइबर क्राइम या साइबर अपराध कहा जाता है।
टाइप्स क्या है, साइबर अपराध कितने तरीके के होते हैं? टाइप्स में पहले आ जाता है हैकिंग, यानी कि आपकी डिवाइस को या आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप को यदि हैक कर लिया जाए, तो यानी आपको कोई लिंक वगैरह भेजा, किसी भी तरीके से हैकिंग अगर की जाती है उसकी और आपके प्राइवेट डेटा को लीक किया जाता है या यूज़ कर लिया जाता है या चोरी कर ली जाती है, उसको क्या कहते हैं? हैकिंग कहते हैं। सेकंड आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी पहचान चोरी करना, यानी कि आपका आधार के डेटा ले लिए, उसका क्लोन बना लिया, यानी कि आपकी आइडेंटिटी को चोरी करना, दैट इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट। फिर है ऑनलाइन फ्रॉड, यानी आपके साथ ऑनलाइन ठगी करना, यानी आपके बैंक अकाउंट से पैसे पार कर देना। आपको कोई लिंक भेजा, उस पे आपने क्लिक किया और आपका अकाउंट खाली हो गया। या फिर आपके व्हाट्सएप पे कोई शादी का कार्ड आया जिसके आगे डॉट एपीके लिखा हुआ था और आपने इसको डाउनलोड किया, भाई फलाने की शादी है, जैसे आपने उसको डाउनलोड किया, इधर आपके अकाउंट से शादी तो बाद में, पैसे पहले पार हो गए। तो इसको ऑनलाइन फ्रॉड कहते हैं। फिर है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होती है? ऑनलाइन किसी को धमकाना, डराना, है ना? उसकी सुपारी लेना या कुछ भी ऑनलाइन तरीके से उसको परेशान करना, टीज़ करना, दैट इज़ साइबर बुलिंग। और फिशिंग क्या होती है? किसी को ऐसे लिंक्स भेजना जिस लिंक पर क्लिक करने के बाद उसका मोबाइल हैक हो जाए या फिर उसकी जो पर्सनल डेटा है वह चोरी हो, यानी कि इससे अ यूँ कहें तो एक अपराधजनक लिंक भेजना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ़िशिंग कहते हैं। ये लिंक आपको ईमेल के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, यानी बधाई हो आपकी लॉटरी लगी है, हर एक लिंक दिया होता है, हम उस पे क्लिक करते हैं, तो ये भी क्या है? ये फ़िशिंग कही जाती है। तो कई तरीके से साइबर क्राइम होता है। अब इसके क्या रीज़न है? पहला, इंक्रीज़िंग इंटरनेट यूसेज, यानी कि इंटरनेट का बढ़ता उपयोग है, इस वजह से साइबर क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है, हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है। अब इंटरनेट तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें शिक्षा उस हिसाब से मिली? नहीं मिली। इस वजह से ठगी होती है, इस वजह से साइबर क्राइम होता है। फिर है वीक साइबर सिक्योरिटी, हमारी जो साइबर सुरक्षा है वह क्या है? कमज़ोर है, दैट्स व्हाई साइबर क्राइम बढ़े हैं। फिर है लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता की कमी है। जैसे मान लो अभी थोड़े दिनों पहले ऑनलाइन अरेस्ट का ऑप्शन ऑनलाइन अरेस्ट एक केस चलता था। ऑनलाइन अरेस्ट जब ज़्यादा बढ़ा तब सरकार ने वो जो साइबर क्राइम वाली फ़ोन चलाई और बताया कि पुलिस ऐसा काम करती ही नहीं, ऑनलाइन कोई तरीके का अरेस्ट नहीं होता। तब जाके लोगों में अवेयरनेस आई। लेकिन उस ऑनलाइन अरेस्ट में इंडिया के या यूँ कहें बहुत पढ़े-लिखे उसमें जज जैसी लोग भी शामिल हैं, वकील जैसे भी शामिल हैं जो इसी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी ठगा है साइबर फ्रॉडर ने। तो कहने का मतलब साइबर क्राइम किस लेवल का होता है, ये सारा का सारा किस वजह से हुआ? अवेयरनेस की कमी की वजह से हुआ। तो ये सारे कारण हैं साइबर क्राइम होने के। अब बात करते हैं ड्रग्स अब्यूज़। आप इन सारी चीज़ों से अच्छे से क्या बोलते हैं, वाकिफ़ हो कि मादक द्रव्यों का प्रयोग करना, ड्रग्स लेना कहा जाता है। यूज़ ऑफ हार्मफुल ड्रग्स फॉर नॉन मेडिकल पर्पज़, यानी कि नशे का गैर चिकित्सीय उपयोग करना, यानी कि आपने ऐसे ड्रग्स आपने ले ली, जिसका यूज़ आपने नॉन मेडिकल पर्पज़ के लिए किया, यानी कि नशे के लिए किया। नशे में धुत रहने के लिए आपने अगर उसका यूज़ में लिया तो वह क्या कहा जाएगा? ड्रग कहा जाएगा। जैसे मान लो आज आपको खाँसी हो रखी है और खाँसी की आप सिरप पी रहे हो, ठीक है? सिरप पीने से खाँसी में अगर आप सिरप पी रहे हो तो ये दवा है, लेकिन अगर आप इसको नशे के तौर पे अगर आपने आपकी लत लग गई कि मैं तो रोज़ 1 खाँसी की शीशी पी के ही सोता हूँ, तो ये क्या है? ये ड्रग्स कहा जाएगा, क्योंकि ये नॉन मेडिकल पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो। कॉमन ड्रग्स में क्या आता है? हेरोइन, गांजा, अ अम्ल, सिंथेटिक ड्रग्स, कई तरीके के ड्रग्स इसमें होते हैं। कॉजेज़ क्या है? क्यों होता है? कारण क्या है कि हम ड्रग्स अब्यूज़िंग बन जाते हैं? तो पहला है पीयर प्रेशर, यानी कि साथियों का दबाव, यानी आपकी संगत में अगर इस तरीके के आस-पास आपकी संगत में दोस्त है, आपके साथी है, तो वो कहते हैं, "अरे ले ले, ले ले, कोई बात नहीं, एक पेग तो तू भी मार ले या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा-सा गांजा ले ले, ऐसा होता है, वैसा होता है।" तो साथियों का दबाव इस वजह से लत लग जाती है, धीरे-धीरे उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। सेकंड, जब आप स्ट्रेस में होते हो, तनाव में होते हो, तो आप धीरे-धीरे सिगरेट पीना स्टार्ट करते हो, फिर सिगरेट में साथ गांजा पीना स्टार्ट करते हो, फिर आप 2 पैसे वाले होते हो तो हीरोइन की तरफ भी चले जाते हो। तो कहने का मतलब स्ट्रेस दूर करने के लिए भी ऐसा किया जाता है या ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर है ईज़ी अवेलेबिलिटी, आसानी से उपलब्ध है, ऐसी बात नहीं कि अ, आपकी गली मोहल्ले तक आपको ये ड्रग्स मिल जाएँगे, बस इतना है कि आपको एक बार इसकी गिरफ्त में आना पड़ता है। आपको आराम से ये ईज़ी अवेलेबल है, इसलिए इनका जल्दी ही यूथ इनका जल्दी ही शिकार हो जाती है। इफ़ेक्ट क्या होता है इसका? क्या प्रभाव पड़ता है? पहला तो हेल्थ डैमेज, स्वास्थ्य खराब होता है। डेफ़िनेटली बात है, अगर मादक पदार्थ है तो फ़ायदेमंद तो नहीं होगा, इससे नुकसान ही होगा। फिर है फैमिली इश्यूज़, यानी पारिवारिक समस्याएँ होती है, क्योंकि इससे घरेलू हिंसा बढ़ती है या अगर
पति-पत्नी में नहीं बनती तो वह अगर ड्रग्स वगैरह लेता है तो घर पे आके हिंसा ही करेगा या मारपीट ही करेगा और पारिवारिक इश्यूज़ भी इससे बनते हैं या होने लगते हैं। फिर एक क्राइम इंक्रीज़, अब क्योंकि नशे में अगर कोई व्यक्ति होगा तो अच्छी बात, तो ऐसा तो नहीं कि उससे कोई होम वगैरह करवाया जाएगा, वह होम करने लायक भी नहीं है। वह तो आपराधिक आपराधिक गतिविधियाँ ही करेगा, तो क्राइम भी इससे बढ़ेगा, यही सारे इसके इफ़ेक्ट है। स्मगलिंग की बात करें तो तस्करी। फ़िल्मों में आपने खूब देखा है, इल्लीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर, यानी कि सरहदों या क्षेत्रों के बीच अवैध रूप से सामान का लाना ले जाना क्या कहा जाता है? तस्करी कहा जाता है, स्मगलिंग कहा जाता है। कॉमन टाइप की बात करें तो सोने की स्मगलिंग यानी गोल्ड स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग और आर्म्स स्मगलिंग। इसमें जैसे गोल्ड, ड्रग्स और आर्म्स का तो आपने खूब देखा होगा, या हथियार वगैरह इधर-उधर लाना, लेकिन सबसे जो रोचक चीज़ है वो है वाइल्ड लाइफ़। आजकल इसकी स्मगलिंग बहुत, आजकल क्या पहले भी, जैसे मान लो आपने नर हाथी था, नर हाथी को आपने मरवाया, उसके दाँत आपने निकाले और उसकी स्मगलिंग कर दी। अब ये लीगल तो है नहीं, इल्लीगल तरीके से आपने बेचा, और जो रॉयल लोग हैं, जो रिचेस्ट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो इनके शौकीन होते हैं, तो आपने वहाँ तक पहुँचाया। आपने टाइगर मारा, उसकी खाल निकलवाई, उसको आपने इधर-उधर करवा दिया, तो ये वाइल्ड लाइफ़ ट्रैकिंग कही जाती है, स्मगलिंग कही जाती है। तो ये भी कॉमन टाइप है स्मगलिंग के। इफ़ेक्ट्स क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, इससे सरकार का रेवेन्यू क्या होता है? कम होता है। इंक्रीज़ इन क्राइम, अब तस्करी होगी तो डेफ़िनेटली क्राइम से ही होगी, तो इससे अपराध भी बढ़ते हैं। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, और ये देश की सेवा के लिए एक चेतावनी का काम करती है कि हमने आपकी सरहदों से, आपकी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद हम स्मगलिंग कर लेते हैं, तो ये उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। अब बात करते हैं फाइनल इसके सेगमेंट की, एड्स की। एड्स, ये आपने साइंस में छोटी क्लासों में खूब पढ़ा है, बहुत कॉमन सी ये नाम हमने खूब सुना है। एक टाइम ऐसा था, तकरीबन 2000 की बात करूँ, 2000-2001 की बात करूँ, ये क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा फैल रहा था और सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छे-अच्छे अभियान चलाए, इसकी जागरूकता अभियान चलाई और आम जनता को इससे क्या किया, जागरूक किया। तो एड्स क्या है? पहले तो इसका पूरा नाम ज़रूर याद रखिएगा। Acquired immunodeficiency syndrome is a disease caused by HIV virus which weakens the immune system, यानी कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV वायरस के वजह से होती है और ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है, कमज़ोर करती है। यानी कि एड्स आपको डायरेक्ट बीमार नहीं करती, ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करती है, और जैसे आपका शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, आपको छोटी-छोटी बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती है, लाइक खाँसी जुकाम होना, आपको ये होना, वो होना, तो कई तरीके की बीमारियों का शरीर क्या बन जाता है, घर बन जाता है, और उन बीमारियों की वजह से व्यक्ति की क्या होती है, मौत होती है। यानी कि एड्स से आदमी नहीं मरता है, एड्स होने के बाद जो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उस इम्यूनिटी के ख़त्म होने के बाद शरीर जो बीमार होता है, उन रोगों से शरीर क्या होता है, मरता है। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, एड्स का एक तो पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। अब बात करें एड्स कैसे फैलता है, तो एड्स निम्न तरीकों से फैलता है। पहला, अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यानी असुरक्षित यौन संबंध रखने से एड्स फैलता है। कंटेमिनेटेड नीडल्स यानी संक्रमित सुइयाँ, यानी कि एक सुई जो किसी और के इंजेक्शन लगाया गया और उस सुई को दूसरे के भी वह क्या करना, यूज़ करना, तो संक्रमित सुई की वजह से भी एड्स फैलता है। फिर है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, यानी कि अगर माँ संक्रमित है एड्स से तो उसके बच्चे में भी संक्रमण होता है। अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी असुरक्षित रक्त चढ़ाना, ऐसे व्यक्ति का रक्त जिसके एचआईवी था उसको किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया गया, तो इससे भी एड्स फैलता है। शेयरिंग रेजर्स और ब्लेड्स, यानी कि जनरली लड़कों में अगर एक ब्लेड है जो एक लड़का दूसरे से शेयर करता है, रेजर शेयर करता है, यानी कि साझा करते हैं एक दूसरे से, संक्रमित अगर ब्लेड है तो इससे भी क्या होता है, एड्स फैलता है। सिम्पटम्स क्या आते हैं जब एड्स होता है तब? पहला, रैपिड वेट लॉस यानी कि तेजी से वजन का घटना। ठीक है, persistent फीवर यानी लगातार बुखार बने रहना। वीक इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर हो जाना। फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस, जल्दी ही संक्रमण हो जाना, यानी कि कई तरीके के रोगों से बॉडी घिर जाती है। और फैटिग एंड वीकनेस यानी थकान का होना और कमजोरी का महसूस होना, ये एड्स के क्या है, शुरुआती सामान्य लक्षण है जो देखने को मिलते हैं। अब एड्स से कैसे बचा जाए, रोकथाम क्या है? तो जब अभियान चला था तो सरकार एक ही कहती, संयम से सुरक्षा और एड्स से रक्षा, यानी कि एड्स का कोई दूसरा उपाय नहीं है, बस अपनी जो अ, आपको क्या करना है, प्रिकॉशंस रखने हैं, उसी से ही क्या होते हैं, आप एड्स से बच सकते हो। जैसे सेक्सुअल रिलेशन क्या होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए।
यूज़ स्टीरिलाइज़्ड नीडल्स यानी साफ और स्वच्छ सुई या नई सुई का ही क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। एचआईवी टेस्ट बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त चढ़ाने से पहले उसकी एचआईवी जाँच करनी चाहिए। अवॉइड शेयरिंग रेज़र्स और ब्लेड यानी रेज़र और ब्लेड एक दूसरे के साथ साझा करने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स और सरकार को इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि एड्स का ऐसा और कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है। ये प्रिकॉशन से क्या है, बचाव ही उपचार है। ट्रीटमेंट क्या है यदि एड्स हो जाए तो? देयर इज़ नो परमानेंट क्योर यानी कि एड्स का कोई स्थायी उपचार नहीं है, लेकिन बट एआरटी मेडिसिन से हेल्प कंट्रोल एचआईवी। लेकिन जो एआरटी दवाई है जिसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं, ये जो थेरेपी है ये एचआईवी को नियंत्रित करती है और आपका जीवन लंबा करती है। यानी कि अगर कोई एड्स का रोगी है तो उसको प्रिकॉशंस तो रखने ही रखने हैं, साथ ही में उसको एआरटी थेरेपी लेते रहना चाहिए, ताकि उससे उसका जीवन या यूँ कहे तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत बनी रहे, उससे वह थोड़ा लंबा जीवन जी सके। यही इसका उपचार है, बाकी इसके बचाव ही क्या है, उपचार है। तो दोस्तों ये थी अपनी सोशियोलॉजी माइनर सेमेस्टर 3rd की क्लास। यहाँ तक आपने क्लास देखी इसके लिए धन्यवाद। आप करियर रेज़ोनेंस के साथ बने हुए हो। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको पीडीएफ वगैरह सारी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसके अलावा फेसबुक पे, इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे आप हमें फ़ॉलो कीजिए। वहाँ पर हम आपके साथ 1 टू 1 भी बातें करते हैं। और आपको क्लासेस कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई दूसरे पेपर है, उनका भी आप कमेंट करके नाम बता दीजिए, ताकि हम वो क्लास भी आपके लिए समय पर लेकर उपस्थित हो सकें। धन्यवाद।